सो एवरीवन, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं हम कुछ ही लेक्चर्स के अंदर। पर एंजाइम काइनेटिक्स यदि पढ़नी है तो उससे पहले उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंजाइम्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। वो बातें यदि आपको पता होंगी तो आप एंजाइम काइनेटिक्स इजीली सीख पाएंगे, आपको इजी लगेगी एंजाइम काइनेटिक्स। तो हम आज के लेसन में ये देखने वाले हैं कि एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। अगर हम इनको समझ लेंगे तो यही चीज हमें थर्मोडायनेमिक समझने में भी काम आ जाएगी। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि एंजाइम काइनेटिक्स से पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं। हम सिंपली बोलते हैं कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, एंजाइम है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देते हैं। जब रिएक्टेंट अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो उसे एनर्जी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। देखो, अब यदि ये सारी चीजें आपके सामने हो और इनके एक्सप्लेनेशंस नहीं हो तो डेफिनेटली हमें ये चीजें डिफिकल्ट लगेगी। तो अपन आज के लेक्चर में इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सामने लिखा है कि एंजाइम्स आर पावरफुल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, वो भी पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? देखिए, एक रिएक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो बाइकार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है। ऐसा होता है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में भी होती है और एंजाइम की एब्सेंस में भी होती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं यहां। हवा में वाटर वेपर होती है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन हवा में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो नहीं होता ना। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके ऊपर की जो एयर है उस एयर में बाइकार्बोनिक एसिड बन रहा है, आपके आसपास बाइकार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है? कभी फील नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि एयर में वाटर एंड CO2 ये दोनों तो है, बट एयर में एंजाइम नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। ये रिएक्शन इतनी कम होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये रिएक्शन चल भी रही है, जबकि होती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं रिएक्शन नहीं होती। अब यही बात करते हैं अपन एक सेल के अंदर। हमारी ब्लड वेसल्स है, यहां पर सेल्स में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर ये एंजाइम इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए तो यही रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होगी, इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि तुरंत बाइकार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो आप ये समझिए, एयर में H2O एंड CO2 है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। इसमें कई साल लग जाते हैं तब जाके एक रिएक्शन हो पाती है। और यही हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्लांट में, एनिमल में, एंजाइम की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए कहते हैं पावरफुल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये रिएक्शन बहुत जल्दी करवाते हैं। देखिए, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एक रिएक्शन को 10 टू द पावर 6 से लेके 10 टू द पावर 12 टाइम्स बढ़ा देते हैं। इतनी जल्दी करवा देते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं।
समझ में आया आपको? ये रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी हम सभी टाइप के रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, आगे और बात करेंगे अभी रिएक्शंस के सेंस में। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं मैंने, इन एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाली ये जो रिएक्शन है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट, यदि एंजाइम यहां पे ना हो तो रिएक्शन की रेट देखो कितनी है, 1.3 इंटू 10⁻⁻1 पर सेकेंड, इतनी कम रिएक्शन होगी। और यदि यही एंजाइम इन्वॉल्व है तो इतनी रिएक्शन होगी, देखो इतनी सारी रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे ही अपने को और बहुत सारे एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं, उनकी रिएक्शंस की रेट दे रखी है, इन देयर एब्सेंस एंड इन देयर प्रेजेंस। आपको ये रटने नहीं है, आपको इनमें से किसी की भी एंजाइमेटिक रेट जो है वो आपको नहीं रटनी है, बस आपको सिंपल सा ये समझ लेना है कि कोई रिएक्शन एंजाइम के बिना भी हो सकती है और वो रिएक्शन एंजाइम के साथ भी हो सकती है। तो जब वो रिएक्शन एंजाइम के बिना होती है तो देखो कितनी कम रेट से होती है, और जब वही रिएक्शन एंजाइम के साथ होती है तो वो बहुत फास्ट हो जाती है। ये याद रखना, एंजाइम्स 10⁻6 से लेके 10⁻12 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सवाल भी आ रखा है जिसमें कुछ और फिगर लिख देंगे यहां पे, तो आपको ये याद रखना है कि इतना टाइम्स बढ़ाते हैं रिएक्शन। व्हाट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम जनरली पढ़ते हैं कि एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट्स लोवरिंग द रिएक्शन एक्टिवेशन बैरियर्स। हमको ये समझ में नहीं आता कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे हम, और ये जो बैरियर्स है, एक्टिवेशन बैरियर्स है, ये किसे कहेंगे। हम आज के लेक्चर में इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जिनको हम आज समझने वाले हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन रेट क्या है। सपोज करिए कि ये हमारे पास में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमें एक यूनिट टाइम डिसाइड करना है, आफ्टर यूनिट टाइम, और एंजाइम की प्रेजेंस में इनमें से कितने ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो प्रोडक्ट बन गए। ये तो देखो प्रोडक्ट हैं, और बाकी जो है वो सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट हैं, वापस कुछ प्रोडक्ट हैं कुछ सबस्ट्रेट हैं। इसे कहते हैं रिएक्शन रेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाउ मेनी substrate molecules are converted into product molecules in unit time। अब कितना यूनिट टाइम लेना है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है, वो सब कुछ डिपेंड करता है काम करने वाले पे। आप चाहो तो आप 1 सेकंड में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं ये चेक कर सकते हो, आप चाहो तो 1 मिली सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर के अंदर। बट जो सबसे कॉमन वाला टाइम यूनिट टाइम होता है वो होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को यूनिट टाइम की फॉर्म में लिया जाता है, और जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलार में, मिली मोलार में ली जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये डिपेंड करेगा काम करने वाले के ऊपर कि वो कैसे काम करता है, बट स्टैंडर्ड जो यूनिट्स बनी हुई हैं वो यही हैं। तो रिएक्शन की रेट का मतलब समझ में आया। अभी मैं आपको इनकी लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक्टिवेशन बैरियर किसे कहते हैं? एक्टिवेशन बैरियर का मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, यदि वो वाली एनर्जी मिल जाए तभी ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन बैरियर का, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए एक बार रिएक्शन रेट समझिए और एक्टिवेशन बैरियर का मतलब समझिए कि सबस्ट्रेट को थोड़ी एनर्जी देनी है कि वो एनर्जी लेकर के प्रोडक्ट बन जाए। अब उस एनर्जी अमाउंट को कहते हैं एक्टिवेशन बैरियर, समझेंगे अपन। हम एक बात और समझते हैं, कहते हैं कि एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रिया ऑफ रिएक्शंस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है कि इक्विलिब्रिया क्या होता है, रिएक्शन का इक्विलिब्रिया क्या होता है। इक्विलिब्रिया इसे कहेंगे हम। बट आपको ये याद जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे ये चीजें पूछ ली जाती है कि एंजाइम डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रिया ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, इक्विलिब्रिया का मतलब यहां थर्मोडायनेमिक्स भी है एक्चुअली। तो एंजाइम सब वो थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते। अब हमारे पास में 3 टर्म्स आ गए हैं जिनके मीनिंग हमें समझने हैं। एक टर्म है रिएक्शन रेट, एक टर्म है एक्टिवेशन बैरियर, एक टर्म है इक्विलिब्रिया। चलिए देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिएक्शन रेट की। मैंने आपको समझा दिया है रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है। अब इसकी जो बुकिश लैंग्वेज है कि किसी किताब के अंदर क्या लिखा होता है वो हम देख लेते हैं। रिएक्शन रेट is proportional to the increase in concentration of product per unit time and to the decrease in the concentration of reactant per unit time। मैंने आपको बोला था ना कि सबस्ट्रेट या आप रिएक्टेंट बोल दीजिए इसको, वन एंड सेम थिंग। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एक यूनिट टाइम में प्रोडक्ट बनेगा, राइट? ये एक यूनिट टाइम के अंदर प्रोडक्ट बनेगा। जब ये यूनिट टाइम के अंदर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। आप ये कह सकते हो कि 1 सेकंड में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ी, आप ये कह सकते हो कि 1 सेकंड में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितनी घटी, उसे हम कहते हैं रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंपल से फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आपको या तो रिएक्टेंट के हिसाब से बात करनी है या प्रोडक्ट के हिसाब से बात करनी है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। ये तो हुई बात रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब जो हम यूनिट की बात कर रहे थे कि भाई इसकी यूनिट क्या रखें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हम कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बेसिस पे बताते हैं। बोला ना कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की घट जाएगी पर यूनिट टाइम। तो हमें 2 चीजों पे ध्यान रखना है। वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एंड अनदर थिंग इज द यूनिट टाइम। In most of the cases, most often, it is expressed in the term of moles per liter per second। देखिए ये है यूनिट टाइम, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये वाला सवाल किसी मतलब स्टेट लेवल की एग्जाम में मिल सकता है। आप किसी पीएससी की एग्जाम दे रहे हैं या आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, यकीन मानिए डेफिनेटली आपको ये वाला जो है वो मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रिया किसे कहते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है इक्विलिब्रिया का। देखिए इक्विलिब्रिया अपन एक्सप्लेन करते हैं। एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो चलती है या एक केमिकल रिएक्शन जो चलती है, उस केमिकल रिएक्शन में एक टाइम पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब और ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे।
यानी एक तरीके से देखा जाए तो हमें लगेगा कि रिएक्शन बंद हो गई है, बट एक्चुअली ये वो टाइम है जब रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रही है। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। हर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो अलग अलग होता है। हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रिया अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आती है। हर रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रिया कंडीशन है वो अलग अलग होती है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर ये है रिएक्टेंट या ये है सबस्ट्रेट्स, ये है सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अभी जो सबस्ट्रेट्स हैं उन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है 100%। अभी ये जो सबस्ट्रेट्स हैं ये 100% है, एक भी प्रोडक्ट अभी नहीं बना। देखिए समझिएगा इसको, 100% सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट कितना है यहां पे? 0% प्रोडक्ट है। अब रिएक्शन चलनी चालू हुई, कुछ टाइम लगेगा, यूनिट टाइम नहीं लगेगा, अभी कुछ टाइम लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आई कि यहां पर केवल और केवल 5% सबस्ट्रेट्स बचे हैं लेके कॉन्सेंट्रेशन का, और 90% सबस्ट्रेट्स है वो प्रोडक्ट बन गए हैं। 90% सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन गए हैं। हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 95% हो जाती है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 5% बचती है, इस कंडीशन के आने के बाद ये जो एंजाइम यहां पे काम कर रहा है, ये एंजाइम अब ये रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में चलाना चालू कर देता है। इस कंडीशन के आने के बाद में ये एंजाइम जितने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलेगा उतने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलेगा। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन जब आ जाती है तो अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 5% से कम नहीं होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 95% से ज्यादा नहीं होगी। तो हम इक्विलिब्रिया को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होता है जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अब कांस्टेंट रहनी चालू हो जाती है ओवर टाइम्स। हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जब फर्दर चेंज नहीं आता है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो टाइम होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सबका मतलब एक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाती है। अगेन इस इक्विलिब्रियम को कंफ्यूज मत करना नॉर्मल एक इक्विलिब्रियम टर्म के साथ में। ऐसा नहीं है कि 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए हैं तो अभी 50% रिएक्टेंट है और 50% प्रोडक्ट है। ये ऑस्मोसिस नहीं चल रही है कि जब सेल के मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन 50-50% हो जाती है तो अब फर्दर चेंज नहीं आता। वहां पर भी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होनी चालू हो जाती है वाटर की, कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर आते हैं उतने इधर आते हैं। पर वो 50-50 वाला कॉन्सेप्ट वाटर के लिए है, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए नहीं है। होपफुली आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया है।
एंजाइम रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब एक एंजाइम रिएक्शन चलाना चालू करता है तो एक ऐसी स्टेट आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, पक्का आएगी, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। कभी ना कभी ऐसी रिएक्शन कंडीशन आएगी कि जब रिएक्शन की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट बराबर हो जाएगी, और जब ये बराबर हो जाएगी तो जो कॉन्सेंट्रेशन अब रिएक्टेंट की बची है और जो कॉन्सेंट्रेशन अब प्रोडक्ट की बनी है, उसमें फर्दर चेंज नहीं आएगा, दोनों बराबर हो जाती हैं। इन दैट कंडीशन जो एंजाइम है वो इंटर कन्वर्जन को फेवर करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 50-50% कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, बट डेफिनेटली होगा जरूर। अब एक बार सोचिए कि यदि एंजाइम ना होता तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कब आती, और एंजाइम है तो ये जल्दी आ जाती है। तो हम एक एंजाइम की प्रॉपर्टी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाता है, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं और नेचुरली इस रिएक्शन में ये कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आता है, तो ये एंजाइम जो है ऐसा नहीं करेगा कि 10% सबस्ट्रेट है, 90% प्रोडक्ट है, इस पे इक्विलिब्रियम ले आया, ये इसी कॉन्सेंट्रेशन पे लाएगा। ऐसा नहीं है कि 2% सबस्ट्रेट है, 98% प्रोडक्ट है, अब इक्विलिब्रियम आया, नहीं, इक्विलिब्रियम फिक्स है। ये जो पॉइंट है ना 5%, 95%, ये फिक्स है। एंजाइम इसमें चेंज नहीं करेगा बल्कि इसको जल्दी से लाएगा, तो इक्विलिब्रिया इसे कहते हैं। पढ़ लेते हैं जो कुछ थ्योरी में लिखा हुआ मिलता है हमें, देखिए आराम से पढ़ते हैं। कहा है कि एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वह स्टेट होती है, वह स्टेट होती है जब बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जिस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, अब उसके आगे कोई चेंज नहीं होता है ओवर टाइम, एंड देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम की प्रॉपर्टी अब चेंज नहीं होगी। बस ये 595 वाली कंडीशन आ गई है, अब इससे ज्यादा और चेंज नहीं आएगा, दैट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। एंजाइम नहीं होता तो ये 5% रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बनने में टाइम लगता, पहले 100% थी, गिरने में टाइम लगता। और पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती है इक्विलिब्रियम के बारे में। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस स्टेट के लिए है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है लंबे समय के लिए। इक्विलिब्रियम हम उसे भी कहेंगे जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है वो सेम रेट पे होना चालू हो जाए, कि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है सेम रेट के साथ में उतनी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। देन हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स reactions are equal and the system has reached a dynamic balance। सिस्टम में एक बैलेंस आ गया है and now there is no further change in the concentration of either reactant or substrate or product। नेक्स्ट बात करें, केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम, देखो केमिकल रिएक्शन लिखा है, बायोकेमिकल नहीं लिखा है। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली कैरी कर सकता है, एक्सीलरेट कर सकता है, बट सेम टाइम पे करेगा ये जरूरी नहीं है।
जब कभी भी एक रिएक्शन चलती है तो उस रिएक्शन में सिर्फ एंजाइम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तीन चीजें शामिल नहीं होती। उस रिएक्शन के सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मीडियम में चल रही है, उस मीडियम की पीएच क्या है, उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, उसमें बात करेंगे। अभी के लिए अपन इक्विलिब्रियम समझते हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तो सिस्टम एक ऐसे स्टेट में पहुंचेगा जबकि दोनों टाइप की रिएक्शंस बराबर हो जाएगी। enzyme, the system still reach the same equilibrium state, but it does so more rapidly in the presence of enzyme. यदि हम बिना एंजाइम के 100% 0% कंडीशन का इंतजार करते कि ये कब 5% 95% हो, तो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने एक रिएक्शन का इमेजिन किया, एक इमेजिनरी रिएक्शन हमने ली कि यदि हम 100% रिएक्टेंट और 0% सबस्ट्रेट के साथ शुरू करें और हम इंतजार करें कि कब ये रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 595 होगी, तो हमें हजारों लाखों साल लग सकते हैं। बट यही रिएक्शन अगर हम एंजाइम की प्रेजेंस में चला दे तो ये कंडीशन बहुत जल्दी आ सकती है। इसीलिए लिखा है कि एंजाइम इसको मोर रैपिडली कर देते हैं। बस हमें यही तो समझना था। ये हुआ हमारे पास में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया 595, अब ये 496 नहीं होगा, ये 595 ही मेंटेन्ड रहेगा। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन लिखा है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एंजाइम्स फंडामेंटली चेंज द स्ट्रक्चर एंड energetics of the product and reagents, but rather they simply allow the reaction equilibrium to attain more rapidly. Enzymes product and reactant की ना तो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ना उनकी जो एनर्जीज होती है उनके अंदर वो चेंज करते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स चेंज नहीं करते, वो फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म होने में। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एंजाइम की। बेसिकली एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। उन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सिंपल टाइप के नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है एंजाइम्स में, आयनिक इंटरेक्शंस बनी हुई है, वॉन डर वाल फोर्सेस बने हुए हैं, और साथ ही साथ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है विच इज मेंटेन्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, वो बने हुए हैं। कोई भी बायोमोलिक्यूल बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस के अंदर काम नहीं कर सकता। एक्सेप्शनली अगर हम कुछ आर्कीबैक्टीरिया को छोड़ दें तो उनके बायोमोलिक्यूल्स 100 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकते हैं, बट ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं यूजुअल प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। अगर आप इनके एंजाइम्स देखेंगे तो ये एंजाइम्स बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, बेकार कंडीशंस में काम नहीं कर सकते। माइल्डर रिएक्शन कंडीशंस चाहिए। माइल्डर मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो चाहिए, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है, एक ऑप्टिमम पीएच है, उसी पे ये काम करते हैं। ये वाला पॉइंट कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती हैं वो माइल्ड कंडीशंस में चलती है। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन चलाएंगे ना तो क्या होगा, वॉन डर वाल फोर्सेस टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, आयनिक इंटरेक्शन टूट जाएंगे, एंजाइम की अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगी।
और यदि एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगी तो एंजाइम काम कैसे करेगा? तो ये लिखने की बात है कि बिलो 100 डिग्री, बट 100 भी नहीं पहुंचते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर काम करना चालू कर दे। और नियरली न्यूट्रल पीएच होनी चाहिए। देखो नियरली लिखा है, ऐसे तो कई एंजाइम है पेप्सिन टाइप के हैं, वो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, एसिडिक पीएच 2 पीएच के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं। एल्कलीन फॉस्फेट टाइप के एंजाइम्स हैं, वो भी 9 पीएच पे, बेसिक पीएच पे काम करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे वर्क at nearly neutral pH. They do not need an acidic or basic pH. ये माइल्डर कंडीशंस कही जाती हैं। एक और चीज समझते हैं माइल्डर कंडीशन में। इन कॉन्ट्रास्ट efficient chemical catalysis often requires elevated temperature and pressure as well as extremes of pH. अगर आप केमिकल रिएक्शंस चलाएंगे लेबोरेटरी में, लेट सपोज कि आपको अमोनिया बनानी है, हबर्स रिएक्शन, देखो आप कितना खतरनाक टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूट जाए, तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर एंड बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जबकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इजीली टूट जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। हमको थोड़ी फील हो रहा है अंदर कि भाई अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी बेसिक पीएच हो रही है, हमको कुछ फील ही नहीं होता। बिकॉज एंजाइम्स क्या करते हैं, इन सारी रिएक्शंस को ऑप्टिमम कंडीशंस में चला लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस है वो तो बहुत हार्श कंडीशन में चलानी पड़ती है, आर्टिफिशियल होती है वो तो। नेक्स्ट हम समझते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम मैक्सिमम केसेस के अंदर एक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करता है। हाँ, ऐसे भी हमारे पास में कुछ एंजाइम्स हैं जो एक से ज्यादा रिएक्टेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेट्स से हेक्सोकाइनेज एक सिंपल एंजाइम है जो हेक्सोज शुगर के ऊपर फॉस्फोरिलेशन कर सकता है। बट मैक्सिमम टाइम जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक फिक्स रिएक्टेंट होता है, वो अपने उसी रिएक्टेंट के ऊपर काम करते हैं, वो सारे रिएक्टेंट्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। सो एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टू देयर रिएक्टेंट्स। कैसे अपन बात कर लेंगे। हर एक एंजाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली वन केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करता है। Sometimes there are a few closely related reactions which can be catalyzed by the same enzyme. As I said, that there is an enzyme known as hexokinase. This enzyme is not so specific. It can carry out the phosphorylation reaction on 6 carbon compound. ग्लूकोज पे भी कर सकता है, दूसरे जो हेक्सोज हैं उनके ऊपर भी कर सकता है। बट एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो कैसे होती है उसको समझते हैं अपन। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप ये सोचिए, देखो इसका क्या मतलब है। एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। इस अमाइनो एसिड को कहते हैं एल अमाइनो एसिड, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये हो जाएगा डी अमाइनो एसिड। In our body there are 2 types of amino acids. One is known as L amino acid and another is known as D amino acid. L alanine, D alanine, L aspartate, D aspartate दोनों होते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास में एल ग्लूकोज भी होता है एंड डी ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। अब लेट सपोज कि ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू हुई। ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, दूसरे से तीसरा जुड़ जाता है, तीसरे से चौथा जुड़ जाता है, ऐसे करके अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है, दैट इज नोन एज प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर टीआरएनए, आरआरएनए ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ओनली एंड ओनली एल अमीनो एसिड को ही सेलेक्ट करते हैं कि यदि ये NH3 ग्रुप इस साइड में होगा, उन्हीं अमाइनो एसिड्स को सेलेक्ट करके प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाएगा। ओनली द L अमाइनो एसिड्स आर सेलेक्टेड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, नॉट द D अमाइनो एसिड्स। आ रही है बात समझ में आपको? क्यों ऐसा? बिकॉज एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। वो पहचान लेते हैं कि उनको इस अमाइनो एसिड को सेलेक्ट करना है, प्रोटीन में इसको नहीं करना। Similarly, when there is the polymer of sugars, these are D-glucose, D sugars. सेल्यूलोज बनता है, काइटिन बनता है और बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं सॉरी। तो इन पॉलीमर्स के अंदर ओनली द डी ग्लूकोज इज सेलेक्टेड बट नॉट द एल ग्लूकोज, और हमारे पास एल ग्लूकोज भी है। इसे कहते हैं स्टेरियो स्पेसिफिक। एंजाइम्स आर स्टेरियो स्पेसिफिक, दे can distinguish between L and D forms of the biomolecules. L फॉर्म पे काम करेंगे, D पे नहीं करेंगे, D पे करेंगे, L पे काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का एक पॉइंट। दूसरा देखो, एंजाइम्स आर बॉन्ड स्पेसिफिक। बॉन्ड स्पेसिफिक जैसे एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड के साथ दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, सच ए बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, आ रही है बात समझ में? अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा एक एंजाइम विच इज नोन एज पेप्टिडेज। ये पेप्टिडेज नाम का एंजाइम ओनली एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तो नहीं तोड़ेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तो नहीं तोड़ेगा, ये एसाइल बॉन्ड को तो नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स है वो पर्टिकुलर बॉन्ड को भी पहचानते हैं। ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियस तोड़ेगा, और तो कोई नहीं तोड़ेगा, न्यूक्लियस ही तोड़ेगा खाली। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे ही सुगर्स के बीच में, नॉर्मल ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कौन तोड़ेगा? ग्लाइकोसाइडेज तोड़ेगा। इट मींस कि एंजाइम्स आर बॉन्ड स्पेसिफिक। देखो आपके पास एक मैंने टेबल के अंदर ये दे दिया है, तो आप इससे याद रखिएगा। प्रोटीएज, इसी का नाम पेप्टिडेज भी है। प्रोटीएज या पेप्टिडेज क्या करते हैं? दे ब्रेक ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, दे वर्क ओनली ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स आर ग्रुप स्पेसिफिक। एंजाइम्स को यह भी पता है कि उनको कहां काम करना है, कौन से ग्रुप के ऊपर काम करना है। सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि एक मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट है, लेट्स सपोज कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऐसे करके कोई कार्बोहाइड्रेट है।
अब एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज, ये एंजाइम केवल और केवल फॉस्फेट ग्रुप को रिकॉग्नाइज करेगा और यहां काम करेगा। इस पूरी स्ट्रक्चर में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसने किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं पहचाना, इसने केवल फॉस्फेट ग्रुप को ही पहचाना। तो इसे कहते हैं एंजाइम्स आर ग्रुप स्पेसिफिक। और इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे हम पढ़ते हैं कि ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम वहीं पर कट लगाएगा जहां पर आर्जिनिन या लाइसिन होता है, उसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, बाकी किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। ऐसे ही कीमोट्रिप्सिन है। कीमोट्रिप्सिन केवल और केवल एरोमेटिक अमाइनो एसिड को पहचानता है प्रोटीन के अंदर और वहीं पर कट लगाता है और कहीं पर कट नहीं लगाता है। ये ऐसा होता है, सिंपल है ना। तो ये है एंजाइम्स के काम करने का एक तरीका कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स ग्रुप को पहचान के काम करते हैं। एंजाइम्स एक बायोमोलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को पहचान के काम करते हैं। एंजाइम्स है वो किसी बायोकेमिकल के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को पहचान के भी काम करते हैं। So that is how the enzymes become so specific in their reactions. Next देखते हैं अपन। एंजाइम की जो रिएक्शंस होती हैं वो स्पेशलाइज्ड पॉकेट्स में चलती हैं। दीज आर नोन एज एक्टिव साइट। हम पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट सिंपली फोल्डेड एंजाइम के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स अनफोल्डेड एंजाइम के अंदर हो सकता है दूर दूर हो, लेकिन फोल्डेड एंजाइम में ये पास पास आ जाते हैं, इसी तरीके से फोल्ड होते हैं। और ये चीज एवोल्यूशनरी गवर्न होती है। एवोल्यूशन के दौरान यही फोल्डिंग सबसे बेस्ट रही होगी, जिसके ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन चली होगी, तो ये वाली फोल्डिंग परमानेंट रह गई नेचुरल सिलेक्शन से। हो सकता है कि ये जो एक एंजाइम है वो तरह तरह से फोल्ड हुआ होगा, अलग अलग तरीके से फोल्ड हुआ होगा, बट बाद में पता चला कि फोल्डिंग जो यहां चल रही है वो फोल्डिंग से सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन कैटेलाइज हुआ, तो वही फोल्डिंग को नेचर में सेलेक्ट कर लिया गया परमानेंटली। है इंटरेस्टिंग चीज ये। तो एक्टिव साइट सिंपली क्या होती है? फोल्डेड प्रोटीन्स के अंदर, फोल्डेड एंजाइम्स के अंदर ऐसी जगह होती है जहां पर अमीनो एसिड्स रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, जहां रिएक्टेंट आके बाइंड होता है। एक्टिव साइट स्मॉल पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है, छोटा सा पोर्शन है पूरे एंजाइम के अंदर, जो वास्तव में इन्वॉल्व होता है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग और उसकी कैटालिसिस से, उसमें इन्वॉल्व रहता है ये। देखिए, जैसे एक सिंपल से एंजाइम की बात करते हैं। ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम के अंदर यहां पर जो अमाइनो एसिड्स आ गए, दीज अमाइनो एसिड्स आर मेकिंग ए स्पेसिफिक साइट which is known as substrate binding and catalysis site, better known as active site. अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक्टिव साइट के साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, की एंड लॉक थ्योरी, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये सबस्ट्रेट आकर के यहीं पे बाइंड होगा और कहीं पे बाइंड नहीं होगा। ये अमाइनो एसिड्स हैं, वो सबसे बेस्ट अमाइनो एसिड्स हैं कैटालिसिस के लिए। इसे कहते हैं स्पेसिफिक साइट, एक्टिव साइट। देखो, आपके डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर कई सारे सवाल आ सकते हैं एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अपन एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्या क्या होती हैं। एक्टिव साइट बेसिकली क्या है? The existence of active site is due to the tertiary structure of protein.
एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अमाइनो एसिड ये है, एक ये है, एक ये है, दूर दूर है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, एक अमाइनो एसिड यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, थोड़े पास पास आ गए। लेकिन जब ये फाइनल अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा तो पता चलेगा कि ये तीनों अमाइनो एसिड यहां पर आ गए और ये बन गई एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट कब बनेगी? जब एंजाइम अपनी टर्सरी फाइनल फोल्डेड स्ट्रक्चर में होगा तब बनेगी। दूसरा पॉइंट समझिए, एक्टिव साइट एमिनो एसिड्स की बनी होती है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फार फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं इन लीनियर सीक्वेंस, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में वो पास पास आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एंजाइम की बात करते हैं। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में टोटल 129 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ऐसे आप सीधा काउंट कर लो तो 1 2 3 4 ऐसे करके 129 अमाइनो एसिड्स। इन 129 अमाइनो एसिड्स में से 35 वाला, 52 वाला, 62 वाला और इसके नेक्स्ट 63 वाला अमाइनो एसिड और 101, ये 5 अमाइनो एसिड्स हैं। ये काम के हैं एक्टिव साइट बनाते हुए। अब स्ट्रेट लीनियर फॉर्म के अंदर ये दूर दूर प्रेजेंट है, बट जब यही प्रोटीन, यही एंजाइम लाइसोजाइम फोल्ड होगा और फोल्ड होकर के ये अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो हमको पता चलेगा एंजाइम नंबर 35, 52, 62, 63 एंड 101 एक साथ पास पास आ गए। आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि ये पर्टिकुलर एंजाइम के लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव साइट्स को क्लेफ्ट्स भी कहते हैं और एक्टिव साइट का दूसरा नाम है क्रीवाइसेस। एक्टिव साइट्स बहुत थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करते हैं पूरे एंजाइम के अंदर। हमने एक्टिव साइट की काफी सारी जो है वो चर्चाएं बाद में पिछले वाले लेक्चर के अंदर कर रखी हैं। एक्टिव साइट कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। हम जब की लॉक सिस्टम पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट सिस्टम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एक्टिव साइट भी करती है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और डेफिनेटली सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है वो तो कॉम्पेटिबल होनी चाहिए। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम की एक्टिव साइट अगर कॉम्पेटिबल है तो वो रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉपर्टी है। जनरली एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट है वो दोनों होती है, और कैटालिटिक साइट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटालिसिस के लिए, रिएक्शन के लिए। हावेवर बाइंडिंग साइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, और सबस्ट्रेट बाइंड करता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ में। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ में सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट दोनों होती है। कभी कभी एंजाइम्स में को एंजाइम और को फैक्टर बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है, विच मे बी प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट, उसी में होती है, और कभी कभी अलग भी होती है। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा को एंजाइम एंड को फैक्टर के ऊपर, तब हम बात करेंगे, उसमें आगे बात करते हैं। ये जरूर याद रखिए, किसी भी एंजाइम में एक्टिव साइट में मोस्ट कॉमन पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स ये हैं। These are the most commonly found amino acids in the active site of an enzyme. याद कर लेना, सेरीन, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट एंड टायरोसिन, ये अमाइनो एसिड है वो मोस्ट कॉमनली। इनमें से भी जो सेरीन है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना किसी भी बायोलॉजिकल एग्जाम के लिए। सेरीन अमाइनो एसिड है
वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है एक्टिव साइट के अंदर। ठीक है, चलिए अब कई सारे एंजाइम्स है वो रेगुलेट होते हैं। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, इसमें वापस से वही बात है कि कोई समझाने लायक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। कई एंजाइम है वो रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट कैसे होंगे? पीएच चेंज हो गई, वो काम करना या तो बंद कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। किसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है। कई तरीके हैं जिनसे एंजाइम रेगुलेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कुछ नहीं है, पर हाँ एक एंजाइम की प्रॉपर्टी तो है ये। रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, बाइंडिंग ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, प्रोटियोलिटिक क्लीवेशन, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग, कई तरीके की होती है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा। मोड ऑफ एक्शन या एंजाइम के काम करने का तरीका क्या होता है, मोड ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, उसके ऊपर। कभी कभी जैसे कीमोट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन है, वो पेप्सिन को तोड़ता है तब जाकर के होता है। ऐसे करके कई सारे तरीके होते हैं रेगुलेशन के। एंजाइम्स हैं वो मल्टीपल मेथड्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, जो एक सेल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब अपन समझते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर सवाल यह है कि आखिर एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम को काम करने के लिए दो कंडीशंस या दो उनके प्रॉपर्टीज होते हैं जिनसे वो काम कर लेते हैं। एंजाइम्स एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट के साथ में सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत अच्छे से कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। इसमें उनको बाइंड करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ऐसा करने से वो एक्टिवेशन बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तो हमारे पास में तीन टर्म्स आ गए जो हमको एक्सप्लेन करने हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर क्या होता है। एंजाइम्स बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रांजिशन स्टेट के साथ में बाइंड हो जाते हैं मोस्ट टाइटली, और इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। दूसरी चीज समझिए, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बाय नेचर इवोल्यूशन द्वारा फैसिलिटेट की जाती है मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कैटालिसिस साइमल्टेनियसली। वो सबस्ट्रेट के किसी एक ग्रुप के साथ में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कर रही है, दूसरे के साथ दूसरे टाइप की कर रही है, तीसरे में बॉन्ड को तोड़ रही है, चौथे में बॉन्ड को बना रही है। ऐसे करके एक्टिव साइट जो होती है वो एवोल्यूशनरी साइमल्टेनियसली मल्टीपल मैकेनिज्म्स के साथ काम कर सकती है। तो अभी हमारे पास जो पहला वाला टर्म है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अब बात करते हैं अपन एक सिंपल एंजाइम काइनेटिक्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स की। एक सिंपल सी रिएक्शन को अगर अपन समझे तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। एक एंजाइम होता है, यह एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, अपने सबस्ट्रेट के साथ, किसी सबस्ट्रेट के साथ नहीं, और इससे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे करके ये सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया ये, और उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। सही है। इस रिएक्शन से हमें एक दो पॉइंट्स है वो क्लियरली समझ में आ रहे हैं क्या?
जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जैसे ये एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ इसका ये सबस्ट्रेट है वो अंदर यहां पे बाइंड है, ये तो ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कोई गारंटी नहीं है कि ये सबस्ट्रेट आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। हो सकता है कि अभी ये एंजाइम अलग हो जाए और सबस्ट्रेट इसका अलग हो जाए वापस से, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और ये मान लीजिए बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये फाइनली इस एक्टिव साइट से बाहर निकले, उससे पहले ये भी हो सकता है कि वापस वो सबस्ट्रेट बन जाए। कोई ऐसा मतलब ये नहीं है भाई कि हर बार एंजाइम है वो सबस्ट्रेट ही बनेगा। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास में एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक और सबस्ट्रेट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे एटीपी है। एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। मान लो ये एंजाइम क्या है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अब इस एंजाइम ने क्या किया, यहां देखो, इस एंजाइम ने ग्लूकोज और एटीपी दोनों को अपने अंदर लिया, मतलब एक्टिव साइट में लिया। ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब पहली पॉसिबिलिटी यह है कि इस एटीपी का एक फॉस्फेट यहां से टूटे और यहां पर ऐड हो जाए, तो यह बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और अब यदि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकल गया, तब तो रिएक्शन चालू, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। पर कोई गारंटी नहीं है ये यहां से वापस टूटकर वापस अपनी जगह पे लग सकता है। यानी कि जो EP बना था वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, ES में कन्वर्ट हो गया। ये होती है फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस। जो इक्विलिब्रियम आता है उस इक्विलिब्रियम में यही होता है। इस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होने लग जाता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है कि अंदर ही अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। लेकिन ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ये बाहर निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस से ग्लूकोज और एडीपी वापस एटीपी बन जाए, उसके बाद ये बाहर निकल जाए। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। समझ में आई चीज आपको? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन तो गया, प्रोडक्ट तो बन गया, पर गारंटी नहीं है कि एंजाइम से बाहर निकलेगा तभी भी प्रोडक्ट ही रहेगा, वापस ये ग्लूकोज की फॉर्म में निकल सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। कहने को हम एक्टिवेशन एनर्जी को कई तरीके से समझ सकते हैं। अब सबसे सिंपल पहली बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, RUBP। ठीक है, हमने इस RUBP को
एक फ्लास्क में लिया सपोज करो, और उस फ्लास्क के अंदर हमने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल दी। इस फ्लास्क के अंदर हमने CO2 भर दी। ध्यान से समझना। अब हम ये चाहते हैं कि ये RUBP के ऊपर CO2 ऐड हो जाए ताकि आगे कार्बोहाइड्रेट बने। एंजाइम नहीं लगाना अभी, ध्यान से समझो। हम सिंपल सा ये चाहते हैं कि RUBP के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए बिना एंजाइम के। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इस रिएक्शन में एनर्जी का इनपुट किया जाएगा तो हो सकता है RUBP के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए। बहुत ज्यादा अगर हम एनर्जी देंगे तो हो सकता है कि ये रिएक्शन चल जाए। इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको तो बहुत इजी तरीके से अपन समझ सकते हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि एक मोटिवेशन है। एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का थोड़ा सा मन है, वो पढ़ सकता है, पर उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। वो अपने आप ही पता नहीं कब पढ़ेगा। दिन में 15 मिनट पढ़ता है, फिर पूरे दिन नहीं पढ़ता, फिर अगले दिन पढ़ता ही नहीं है। तो उसे एक चैप्टर कंप्लीट करने में, एक यूनिट कंप्लीट करने में 1 साल लग सकता है। कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, तो उसे थोड़ी सी यूनिट कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन यही उसे कोई मोटिवेट कर दे, उसे समझा दे, उसे पढ़ा दे, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर एक यूनिट कंप्लीट कर सकता है। 2 दिन में, 5 दिन में एक यूनिट कंप्लीट कर सकता है। तो जो मोटिवेशन था ना उसके लिए, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन बैरियर, कि उसे वो मोटिवेशन नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए और H2CO3 बन जाए। हम ये चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी मच एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, वेरी मच। क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी इनपुट करेंगे तो हो सकता है कि वो बॉन्ड बन जाए जो हम चाह रहे हैं। पर एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को पास पास लाते हैं। जहां बॉन्ड बनना चाहिए उन ग्रुप्स को, उन एटम्स को पास पास लाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि भाई जल्दी से रिएक्शन कर लो, बॉन्ड बना लो जो बनाना है। एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने वाटर और CO2 दोनों को पास पास लाया। ऐसा करने से रिएक्शन जो है वो ज्यादा इजीली हो गई। एनर्जी तो अभी भी लगेगी, बट जो काम बहुत ज्यादा एनर्जी में हो रहा था वो काम थोड़ी सी एनर्जी में हो गया। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, आपको एक बड़ी अमाउंट बताई जाएगी फीस की कि भाई 1 लाख रुपए लगेंगे, और कोई मान लीजिए वहां आपका ऐसा इंसान नोन है जिसको आप जानते हो, फीस कम करा सकते हो, तो 1 लाख रुपए में होने वाला काम शायद आपका 30,000, 50,000, 20,000 में हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा नोन है। कई बार तो अगर आप रिश्तेदारी हो तो फ्री में भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। वो जो एक पर्सन है जो प्राइस कम करवा रहा है, दैट इज एंजाइम। जो काम 1 लाख में होने वाला था वो 1 लाख रुपए जो है वो बैरियर है। जो काम बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर होने वाला था वही काम किसी ने कम एनर्जी में करवा दिया कि भाई सेटलमेंट कर लो, इतने में ही ये काम करना है। उसे कहते हैं एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। हम पढ़ते हैं ना, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे समझो कि एंजाइम एक रिएक्शन में सेटलमेंट करवा रहा है कि इतनी सी एनर्जी में ही काम कर दो।
बिना एंजाइम के बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा ग्राफ दे रखा है, बहुत सिंपल सा ग्राफ दे रखा है। मान लीजिए आपके सामने एक पहाड़ है, आपको इस पहाड़ को सॉरी पार करना है। आप यहां पर हैं, इस कंडीशन में यहां खड़े हैं आप। जब आप यहां खड़े हैं, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया कुछ भी, तो हम कहेंगे कि आप अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं। अभी तो कोई एनर्जी लगाई ही नहीं है, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अब आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, और जब आप पहाड़ पर जाकर के इसे क्रॉस करेंगे, आप पहाड़ पे गए, आपने पूरा रास्ता जो है वो चल करके क्रॉस किया, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। और अब आप इतने ज्यादा थक गए हैं कि आपके पास में कोई एनर्जी नहीं बची। ठीक है, यही काम कम एनर्जी में भी किया जा सकता था यदि कोई टनल होती। टनल समझते हो, गुफा टाइप की जो होती है, जाने का रास्ता होता है, सुरंग जिसको बोल सकते हैं। इसी पहाड़ को क्रॉस करने में यदि आप टनल से जाते तो आपकी बॉडी की उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी आपकी पहाड़ के ऊपर जाकर के लगी। तो ये जो टनल है वो एक टाइप का एंजाइम है। एनर्जी तो चलने में लगेगी, आपकी टनल को पार करने में भी लगेगी, बट उतनी नहीं लगेगी ना जितनी आप पैदल चल के जाते। तो यदि आप बिना एंजाइम के काम करते हैं, तो बिना एंजाइम के काम करने पर इतनी एनर्जी लगती है। ग्राउंड स्टेट एंड हाईएस्ट स्टेट की जो एनर्जी है वो डिफरेंस। और यदि आप एंजाइम के साथ काम करते हैं तो केवल इतनी एनर्जी में काम हो जाता है। समझ रहे हो बात को? यहां से लेकर के यहां तक बिना एंजाइम के एनर्जी लगेगी, और यदि टनल के साथ एंजाइम के साथ काम करोगे तो इतने में अपना काम हो जाएगा। दैट इज नोन एज द एंजाइम काइनेटिक्स, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंजाइम का, कि कैसे वो काम करते हैं। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। वो ट्रांजिशन स्टेट, अभी अपन बात करेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो स्टेबलाइज कर देते हैं कि इससे आगे एनर्जी वाइज नहीं जाना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये है विदाउट एंजाइम और ये है विथ एंजाइम। होपफुली आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अपन। एक्टिवेशन एनर्जी को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू अंडरगो द रिएक्शन। मैंने बोला ना, एक्टिवेशन एनर्जी एक टाइप का मोटिवेशन होता है, कि एक स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, एक रिएक्टेंट को मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। तो वो मोटिवेशन उसे कहां से मिला, कैसे मिला? नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जब रिएक्टेंट हीटेड अटेन द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बिना एंजाइम के काम करेंगे तो भाई हीट करना पड़ेगा, उसको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। बिना टनल के जाओगे तो आपको बॉडी की ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम वही काम को थोड़ी एनर्जी में करवा देते हैं। बस यही तो है कॉन्सेप्ट अपना। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, इसीलिए बॉडी की रिएक्शन बिलो 40 डिग्री हो जाती है। आप सोचिए कि अगर बिना एंजाइम के ग्लूकोज को तोड़ना होता ग्लाइकोलाइसिस में, तो कितनी ज्यादा एनर्जी लगती। लेकिन एंजाइम के साथ वही रिएक्शन कम टेम्परेचर में बहुत इजीली चल जाती है। यह होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, हम यह भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ग्राफ अभी अपन बनाएंगे, इस ग्राफ के अंदर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मोस्ट एक्साइटेड स्टेट,
इसको बोलते हैं मोस्ट रिएक्टेंट स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये थी ग्राउंड स्टेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? मोस्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ये रिएक्शन विथ एंजाइम है या विदाउट एंजाइम है। अगर यही रिएक्शन विथ एंजाइम चलेगी तो जो ट्रांजिशन स्टेट है, मोस्ट एक्साइटेड स्टेट है, वो कम एनर्जी में ही आ जाएगी, कम पैसों में काम हो जाएगा। एंजाइम के साथ यही कंडीशन, जो पीक है वो कम एनर्जी में आ जाएगी। इसको अपन डबल डेकर, डेल्टा जी डबल डेकर के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम और अच्छे से पढ़ लेंगे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? मैंने बताया ना आपको कि जब आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं, माउंटेन के नीचे खड़े हैं, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है, जब आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है, एट दैट टाइम जो एनर्जी है वह ग्राउंड स्टेट है। तो हम इसको ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। The contribution to free energy of the system by an average molecule under a given set of conditions. एक given condition के अंदर कि कितना टेम्परेचर है, कितना उसके अंदर pH है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस स्टेट में यदि आप फॉरवर्ड रिएक्शन चला रहे हो तो सबस्ट्रेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में क्या डिफरेंस है, और यदि आप बैकवर्ड रिएक्शन चला रहे हो तो प्रोडक्ट की एनर्जी और एक्साइटेड एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, यहां सबस्ट्रेट की एनर्जी को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, स्टार्टिंग वाला जो है उसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किसे कहते हैं? वह एनर्जी जो रिएक्शन चलाने के लिए अवेलेबल है उसे फ्री एनर्जी कहते हैं। कभी कभी ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि रिएक्शन आसानी से चल जाती है, और कभी कभी ये एनर्जी इतनी कम होती है कि बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है। फ्री एनर्जी का मतलब है अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क। कोई काम करने के लिए, कोई रिएक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है उसको अपन कहते हैं फ्री एनर्जी। तो ये फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल सा है। द फ्री एनर्जी इज द प्रपोर्शन ऑफ एनी फर्स्ट लॉ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू परफॉर्म थर्मोडायनेमिक वर्क। मतलब रिएक्शन चलाने के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज वर्क मीडिएटेड बाय थर्मल एनर्जी। जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, ना तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जा रहा है ना कोई टेम्परेचर हटाया जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो ये पेन है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें इतनी अवेलेबल एनर्जी नहीं है कि ये आसानी से टूट जाए। इसको और एनर्जी देंगे तब ये टूटेगा। तो मतलब फ्री एनर्जी तो बहुत कम है इसके अंदर। जब रिएक्टेंट में फ्री एनर्जी ज्यादा होती है तो आसानी से प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी निकल जाएगी। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। खुद ही टूटना चाहता है वो, खुद ही बदलना चाहता है वो, इसे कहते हैं फॉरवर्ड या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना, उल्टा उसमें एनर्जी बनती है, एटीपी बनते हैं, NADPH बनते हैं, वो रिएक्शन खुद ही होना चाहती है, बस थोड़ा सा
माहौल मिल जाए वो अपने आप ही होना चाहती है। मतलब एक बहुत मोटिवेटेड स्टूडेंट है, बस उसको किताबें मिल जाए वो खुद ही पढ़ना चाहता है, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड। जब रिएक्टेंट के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल का मतलब बहुत कम एनर्जी है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, जैसे RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू RuBP एंड CO2। इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये हो गया फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। फ्री एनर्जी इज सब्जेक्ट टू इरिवर्सिबल लॉस इन द कोर्स ऑफ सच वर्क। ये जो फ्री एनर्जी है वो फ्री एनर्जी खत्म होने वाली है, क्योंकि उसका तो काम हो जाएगा ना, उससे तो उसी को तो यूज करके रिएक्शन चलाएंगे, तो वो तो खत्म हो जाएगी। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं जो एनर्जी अवेलेबल होती है टू डू द वर्क। कोई काम करने के लिए, कोई रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशंस क्या है एनर्जी चेंज के लिए, रिएक्शन के लिए। पहला, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। दूसरा, पार्शियल प्रेशर है, हर गैस का 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए या 101.3 किलो पास्कल होना चाहिए। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूट 1 मोलर होनी चाहिए। यह है स्टैंडर्ड कंडीशन जो आप सेल के बाहर ही चला सकते हो, सेल के अंदर नेवर पॉसिबल। सेल में इतना टेम्परेचर करना, हर गैस का इतना प्रेशर करना और हर सॉल्यूट की इतनी मोलैरिटी करना नहीं हो सकता, मर जाएगा ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये कंडीशंस तो सेल में नहीं चलती हैं, बट लैब में तो चला सकते हैं। इसलिए फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा G0 कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं इसको। ये तो लैब की बात है। अब एक बार देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोकेमिकल सिस्टम्स के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोलार नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहां, ईच सॉल्यूट 1 मोलार होना चाहिए, ईच सॉल्यूट। तो प्रोटॉन भी एक टाइप का सॉल्यूट है ना। सेल के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से बहुत कम होती है, फार बिलो देन द 1 मोलर। इतना करोगे तो मरी जाएगी सेल। इसलिए pH 7 स्टैंडर्ड मानी गई। फिर एक सेल की pH 7 करके स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, बायोकेमिकल स्टैंडर्ड। इसको डेल G' नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमको थर्मोडायनेमिक्स में काम आएंगे, अपन पढ़ेंगे इनको अच्छे से, बट यहां थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लो खाली अभी आप। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है सेल के बाहर और सेल के अंदर, ये वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। सेल के अंदर इस रिएक्टेंट को वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, चारों तरफ इसके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो पहरा दे रहे हैं। यही होता है ना, जब भी कोई चीज सेल के अंदर वाटर के साथ मीडियम में प्रेजेंट होगी तो वाटर उसको चारों तरफ से घेर लेगा। अब एक एंजाइम है, वो एंजाइम चाहता है कि वो इस रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाए। जब ये एंजाइम इस रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल तो अभी भी अटैच्ड है, बट कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से निकल गए, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से निकल गए। वो जो इंटरेक्शन
रिएक्टेंट और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में चल रही थी वो टूट गई, और वो टूटने से कुछ एनर्जी फ्री हुई। उसी एनर्जी की मदद से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और इससे बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हेन एंजाइम बाइंड्स द सबस्ट्रेट, some amount of energy is released which is known as binding energy, और ES complex formation के लिए जो चाहिए वो एनर्जी। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कब होगी? जब ओनली करेक्ट सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करेगा एंजाइम से, क्योंकि जब भी कोई करेक्ट सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्शन करेगा तभी वह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ सबसे अच्छे से ES कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, और जब सबसे अच्छे से ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी फ्री होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम कब फ्री होती है? जब सही सबस्ट्रेट बाइंड होता है। नेक्स्ट समझते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा है ट्रांजिशन स्टेट। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांजिशन होना, बदलना। क्या होता है ये? देखिए, मान लो कि एक मॉलिक्यूल है AB, और इसके साथ में C जुड़ना चाहता है, और फाइनली A अलग हो जाएगा, B प्लस C जुड़ जाएंगे। B एंड C तो जुड़ जाते हैं, और ये A जो है वो अलग हो जाता है। ये रिएक्शन है, समझ में आया? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि A और B के बीच का जो बॉन्ड है वो तो टूटता है, और B एंड C के बीच में बॉन्ड है वो बनता है। सही है? ये कंप्लीट रिएक्शन। जब ये रिएक्शन एंजाइम से चल रही होती है, एंजाइम द्वारा चल रही होती है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब A और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है और B और C के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। इधर की तरफ हम जाएंगे तो B और C के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और A और B के बीच का बॉन्ड कम स्ट्रांग होता जाएगा, और फाइनली ये कंडीशन आ जाएगी। ये जो स्टेट आ रही है ना, जिस स्टेट में A और B के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और ये फॉर्मिंग, इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में वास्तव में बदलाव आ रहा है। यह स्टेट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि A के साथ B का बॉन्ड टूटेगा तभी तो B के साथ C का बॉन्ड बनेगा, तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो एंजाइम क्या करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट ले आते हैं। वो इसी स्टेट के लिए एनर्जी लग रही थी, इसी स्टेट के लिए पैसे देने पड़ रहे थे। अगर बिना एंजाइम के हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट आए, कि दो रिएक्टेंट आपस में बॉन्ड बना ले, तो वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन एंजाइम होगा तो ये कम एनर्जी पे आ जाएगा। इसलिए एंजाइम्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देते हैं, एक थोड़ी एनर्जी के ऊपर ही इसको ले आते हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा ट्रांजिशन स्टेट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट रिएक्टेंट स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट एक्साइटेड, ये एक्साइटेड ही तो है। इस स्टेट में बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है जो बनना चाहिए रिएक्शन के लिए, जो फेवरेबल है। तो इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट, मोस्ट रिएक्टेंट स्टेट, या इसको कहते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट, बदलाव वाली स्टेट। अब इसके लिए ये थ्योरी दे रखी है, पढ़ लेना। जो मैंने बोला सेम टू सेम यही लिखा हुआ थ्योरी में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकता हूं।
जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये तो वास्तव में जो HA और HB है ये मॉलिक्यूल है, पहले का एक रिएक्टेंट, और दूसरा ये है HC, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अभी यहां एंजाइम की बात नहीं हो रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब A और B का बॉन्ड टूट रहा है और B एंड C का बॉन्ड बन रहा है, इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगर एक बार ये स्टेट पार हो गई ना, तो अब ये वाला बॉन्ड ज्यादा बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये स्टेट को पार करना बहुत कंपलसरी है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वापस से यहां पे प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट है, उसमें देखो B एंड C के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, राइट। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझ में आया आपको? इसको हम ग्राफ में इस तरीके से पीक से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, बिना एंजाइम के ज्यादा लगेगी, कम और एंजाइम के साथ ये कम लगेगी, बस इतनी सी तो बात है। द टॉप ऑफ द एनर्जी हिल is a point at which decay of substrate or product state is equally probable। यानी ये वो वाली स्टेट है, देखो ये वो वाली स्टेट है जिसमें वापस इधर भी आ सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, इक्वली प्रोबेबल है। जरूरी नहीं है कि A और B का बॉन्ड टूटेगा और B और C का बनेगा, पर दोनों तरफ ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट है वो केमिकली कोई स्पीसीज नहीं है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जो बन रहा है ना, जैसे A और B का बॉन्ड टूट रहा है और B और C का बॉन्ड बन रहा है, तो ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट का बॉन्ड बन रहा है, तो बनते टाइम वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जब बन जाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, पहले वो कुछ नहीं है, वो एक स्टेट है, वो एक कंडीशन है। तो वो सिग्निफिकेंटली स्टेबली एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये अभी रिएक्शन चल रही है, इंटरमीडिएट ये नहीं बना है। इट इज सिंपली ए फ्लीटिंग मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये एक तो रिएक्शन होने वाला एक मूवमेंट है, in which events such as bond breakage, bond formation, charge development, वो सब चलता रहता है। तो ट्रांजिशन स्टेट है वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है। अब अपन पढ़ लेते हैं ये एक सिंपल सी चीज। जैसे मान लीजिए कि यहां ग्राउंड स्टेट है, S सबस्ट्रेट है, और ये प्रोडक्ट है। एक तो आप देखो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की एनर्जी, सबस्ट्रेट में एनर्जी अमाउंट ज्यादा है और प्रोडक्ट में एनर्जी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फेवरेबल रिएक्शन है। ये स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल रिएक्शन है, उल्टा एनर्जी कम हो गई ना। और ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अपन बात ही कर ली। अगर इस रिएक्शन को उल्टा चलाना चाहे तो बहुत जोर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को पहले तो इतनी एनर्जी लानी पड़ेगी, उसके बाद में और यहां तक जाने के लिए एनर्जी लगेगी। तो ये तो अनफेवरेबल टाइप की रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसका? एंजाइम्स से रिलेटेड टर्म्स का। तो आप अच्छे से इसको समझें, बाकी अपन और अच्छे से बात कर लेंगे एंजाइम काइनेटिक्स में। थैंक यू।